सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे। शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है। शब्द का निर्माण की मुख्य 4 प्रक्रिया है जो इस प्रकार है। पहला, मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर। दूसरा, मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर। तीसरा, 2 वर्णों के बीच में संधि होने पर नया शब्द का निर्माण होता है। और 2 पदों में विभक्ति का लोप होने पर नया शब्द का निर्माण होता है। और एक अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है, जैसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का होना, अर्थात उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, संधि के माध्यम से और समास के माध्यम से। अब हम समझेंगे उपसर्ग क्या है। सर्वप्रथम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, ये तो हुई उपसर्ग की परिभाषा, जिसके अनुसार उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पूर्व शब्दांश जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम मूल शब्द को समझते हैं। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। मूल शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे हमने एक शब्द लिया जय, जिसका अर्थ है जीत। एक नया शब्द बनाने के लिए हमने एक शब्दांश लिया परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा, अधिक या पीछे। अब जय शब्द के आरंभ में परा शब्दांश को जोड़ते हैं तो बनता है परा धन जय। शब्द को जोड़ा जाए तो शब्द बना पराजय, जिसका अर्थ होता है हारना। ये शब्द मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल अलग है, या यूं कहे ये शब्द जय शब्द के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, इसमें जय मूल शब्द के पहले जुड़ने वाला परा ही उपसर्ग है। इस तरह आपने देखा कि जय शब्द में उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बना है और इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया है। तो परा उपसर्ग से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। चले देखें कि कैसा कैसा शब्द बनता है। पराधीन, पराक्रम, पराकाष्ठा आदि। एक और उदाहरण देखते हैं। हम एक शब्द लेते हैं बंध, जिसका अर्थ होता है बांधना। इस शब्द से हमने नया शब्द बनाने के लिए एक शब्दांश लिया नी, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह, नीचे, भीतर। अब इन नी शब्दांश को बंध मूल शब्द के आरंभ में लगाते हैं तो नी धन बंध को जोड़ा जाए तो शब्द बना निबंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। बच्चों, इस प्रकार हम नी उपसर्ग से और कई शब्द बना सकते हैं, जैसे निवास, नियोजन, निपात, निगम। मूल शब्द का उपसर्ग होना चाहिए, तो निवास में नी उपसर्ग, वास का रहना अर्थ है। चलिए अब उपसर्ग के भेदों को जानते हैं। बच्चों, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा उर्दू उपसर्ग और चौथा संस्कृत अवयव। यूं कहे तो तद्भव उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग अर्थात तत्सम उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अनु, अति, उद आदि।
इनसे बनने वाले शब्द है अनुधन शासन, अनुशासन, अति धन अधिक, अत्यधिक, उत जो धन दंड, उदंड। दूसरा हिंदी उपसर्ग, ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव उपसर्ग कह सकते हैं, हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग इसको कहा जाता है। जैसे चौ, नी, अन आदि। इससे बनने वाले शब्द है चौ धन पाया, चौपाया, नी धन हत्था, निहत्था, अन धन पढ़, अनपढ़। बच्चों, सबसे बड़ी बात है मूल शब्द सार्थक होना चाहिए। उपसर्ग भी अर्थवान होते हैं लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। तीसरा विदेशी उपसर्ग या उर्दू उपसर्ग, ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम, खुश, बद आदि। इनसे बनने वाले शब्द को है कम धन जोर, कमजोर, खुश धन नसीब, खुश नसीब, बद खुश जोर किस्मत, खुश किस्मत, बद धन नसीब, बद नसीब। अब चौथा है संस्कृत अव्यय अर्थात उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अधः, अतः, स्वयं। इससे बनने वाले शब्द अंतः धनकरण, अंतःकरण, अधः धनपतन, अधः पतन, स्वयं धर सेवक, स्वयं सेवक। अब अंत में याद रखने योग्य मुख्य बातें हैं कुछ, इस पर इसे याद रखें। मूल शब्दों के आरंभ में जो शब्द रूप जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग अर्थवान होते हैं पर इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। उपसर्गों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी बताई हूँ। उपसर्ग है तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग, संस्कृत के अवयव। धन्यवाद।